अगर हम ग्राउंड रियलिटी की भी बात करें पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, तो यहाँ पर वैसे ही औरतों को बड़ा दबाया गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ज़्यादातर जो मिस एडवेंचर्स हैं या जो ख़तरे से भरपूर काम है वो मर्द ही करते हैं। तो औरत को तो हमने घर पे सप्रेस किया और उस वजह से उसकी सोच उस तरह भी पनप नहीं पाई जिस तरह आप वेस्ट की ख़वातीन को देखते हैं कि वो ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत रखती हैं। यानी इससे पता चलता है कि औरत अच्छा सोच सकती है, अच्छा समझ सकती है, लेकिन उसको एक एनवायरनमेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ औरत को बल्कि मर्द को भी। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बाहर वाले काम है वो मर्द करते हैं। तो जितना आप मनूवर करते हो, जितना आप दुनिया में रह के आगे बढ़ते हो, उतना ही आप ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हो और आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। तो ये फैसिलिटी पाकिस्तानी औरत को तो कभी मुयस्सर नहीं थी। अब की जो जनरेशन है वो अपने लिए ये स्पेस खुद ढूंढ रही है। आज की औरत खुद बाहर निकल रही है और पैसा कमा रही है और बाहर की मुश्किलों से लड़ने को तैयार नज़र आती है। तो साहिल अदीम साहब को ये पॉइंट भी क्लैरिफाई करना चाहिए था कि हमारी औरतों में कम अकली की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने उनको कभी स्पेस नहीं दी, उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी कि वो मर्दों के मुकाबले में दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकें। साहिल अदीम की एक और लड़ाई हो गई है और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है साहिल अदीम वर्सेस अज़बा अब्दुल्ला से। ये हम देख रहे हैं हर जगह एक ही बात हो रही है और कुछ लोग अज़बा की साइड ले रहे हैं और कुछ लोग साहिल अदीम की। पिछले दिनों हमने देखा था साहिल अदीम साहब की एक और बहस हुई थी सबी काज़मी से, जो कि पीटीआई के बहुत बड़े हामी हैं। तो साहिल अदीम उनको बेटा बेटा कहकर पुकार रहे थे तो वो उस पर भड़क उठे थे। तो इस बार अज़बा अब्दुल्ला जो कि ऑडियंस में बैठी हुई थी, वो खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो वो इसलिए उनको गुस्सा ये चढ़ा कि अपनी एक टॉक के दौरान उस चैनल के ऊपर साहिल अदीम साहब ने 95% औरतों को जाहिल करार दे दिया। अपने मफरूज़े वो दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये मेरा अपना एक सैम्पल साइज़ है मेरा, कि जी अगर मैं पाकिस्तानी मर्दों की बात करूं तो वो 50% के करीब एवरेज निकलते हैं, 25% बिल्कुल जाहिल होते हैं, 25% समझदार होते हैं। जबकि पाकिस्तानी औरतों के हवाले से उन्होंने कहा कि 95% औरतें जाहिल होती हैं और 5% के अंदर समझ होती है। वो बेसिकली दीन की तालीम की भी बात कर रहे थे कि वो कोई भी आधी सुनी सुनाई बात पर अमल करती हैं और उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करती हैं, अपनी कोई रिसर्च नहीं करती। तो जब ऑडियंस से सवाल लिया गया तो अज़बा अब्दुल्ला जो कि खुद एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े ही एक अग्रेसिव अंदाज में उनसे सवाल किया और उनसे कहा कि यार ये आपका क्या तरीका है, आपको सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपने 95% औरतों को जाहिल करार दे दिया, आपने किस मुंह से किया और ये वो। उसके बाद साहिल अदीम ने क्या कहा, साहिल अदीम साहब ने एक पॉइंट पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपको तागूत का मतलब पता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपके मुंह से सुना है। तो इस पर साहिल अदीम साहब ने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मेरी बच्ची जाहिल है। साहिल अदीम साहब ने एक और ऐसी एक बात कर डाली जिस पर मैं देख रहा था, वैसे बड़ी मीम्स बन रही थी, वैसे ही बड़ा एक सीरियस मैटर है लेकिन इस पर बड़ी मीम्स बन रही थी तागूत पर कि जी तागूत का नहीं मतलब पता तो गाड़ी से उतर जाओ, तागूत का मतलब नहीं पता तो तुम जाहिल हो। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साहिल अदीम साहब ने अपनी बात की, ठीक है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर इस तरह आप किसी की कोई भी राय हो सकती है। जो अज़बा अब्दुल्ला थी उनका भी जो तरीका था वो शायद 100% दुरुस्त नहीं था, जिस तरह वो कह रही थी आप माफ़ी मांगे। वो उनको ये ज़रूर कह सकती थी कि आपने गलत बात की है, आपका कहने का तरीका गलत है, आपने ये बात दुरुस्त नहीं की। दूसरी तरफ हमने देखा कि साहिल अदीम साहब का भी रिएक्शन सही नहीं था। साहिल अदीम साहब ने, अब साहिल अदीम उम्र में बड़े हैं, वो कई लोगों की नज़र में एक आलिम भी हैं, वो इस्लाम की बड़ी बातें करते हैं, तो यहाँ पर साहिल अदीम को भी थोड़ी सी बुर्दबारी दिखानी चाहिए थी। हम बड़े बड़े आलिमों की जब बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों की, लेजेंड्स की बात करते हैं, वो बड़ी से बड़ी क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लेते, वो हमेशा बात को स्मूथली करने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना बड़ा बॉम्ब उन पर क्यों ना बरसाया जा रहा हो। लेकिन साहिल अदीम हमने देखा है पाकिस्तान में ये अलमी है, साहिल अदीम के अलावा और भी बहुत से लोग के वो बात को बड़ा पर्सनल ले जाते हैं और वो काउंटर अटैक करते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बात को कूल डाउन करने के बजाय एक और उस लड़की पर हमला कर दिया कि जी बेटा आप जाहिल हो इसलिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आप किसी पर भी जहालत का लेबल लगा दें कि तुम जाहिल हो, मुझे पता है तुम ये बात कर ही नहीं सकते, तुम बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो और सारा इल्म तो मेरे पास है। ये इस तरह के रवैये, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका स्टैंडर्ड ज़रा ऊपर होता है। और साहिल अदीम की बात करें तो मैं खुद उनकी कई चीज़ों से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। जो वो बात करते हैं फैमिली सिस्टम के हवाले से, मुझे उनकी चीज़ें बड़ी पसंद हैं। वो कुछ और दूसरी चीज़ें करते हैं जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं या इत्तफाक कर सकते हैं,
लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसी वॉइसेस की ज़रूरत है जो कि बहस व मुबाहिसा करें अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका एक लेवल है तो आप अपने से कई गुना छोटे लोगों की उम्र को आप कहो जी आप जाहिल हो, और स्पेशली जब आपके सामने एक खातून बैठी है तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको भी अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव ज़रा मुख्तलिफ हो सकता था। अब जो बात उन्होंने की है ख़वातीन में जहालत वाली, ये भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हमारे माशरे की जो घरेलू ख़वातीन हैं वो कई चीज़ों को बिल्कुल गलत अंदाज से देखती हैं और उसमें उनका भी कसूर है, बल्कि पूरी सोसाइटी का कसूर है। वो जिस तरह उनको एक ड्रामों के पीछे हमने लगा दिया हुआ है, और यहाँ पर औरतों के साथ साथ हमारे मर्द भी कोई बहुत तुरुम खान नहीं है या वो भी कोई बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये हमारे मर्दों का ही कमाल है, ये जो मुल्क का हाल इस वक्त किया हुआ है। ये हमारे मर्द भी अकल वाइज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है औरतों से, लेकिन डेफिनेटली पूरी सोसाइटी का जब कबाड़ा निकलता है तो हर सेगमेंट का बंदा उसमें पिसता है। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे सोसाइटी के मर्द और औरतें दोनों ही बराबर के जाहिल हैं और दोनों नेक्स्ट लेवल जहालत के लेवल्स को टच कर रहे हैं। सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर जब तबाह होता है, ये जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जहालत क्यों फैलती है माशरे में, जब सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स होता है, आपकी सोसाइटी के कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं रहते, कोई वैल्यूज़ नहीं रहती, और इकनॉमिक डाउनफॉल भी उसमें एक एक्सेलरेशन का काम करता है और एक कैटलिस्ट का काम करता है। और इकनॉमिक डाउनफॉल की वजह से भी आपकी सोसाइटी बिल्कुल इन्हितात का शिकार हो जाती है, वो नीचे चली जाती है और उसमें हर तरह की गलत चीज़ें आ जाती हैं आपकी सोसाइटी में, जो आजकल हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में। और इसका मज़हर आपको मिलता है सड़कों पर आप देखते हैं लोग किस तरह रैश ड्राइविंग करते हैं। लोगों को अपने बच्चों की परवाह नहीं होती, लोगों ने बाइक पे बच्चे बिठाए होते हैं अपने छोटे छोटे और किस तरह ड्राइविंग कर रहे होते हैं। रात के वक्त लोगों की बाइक्स की बात करें तो उनमें लाइटें नहीं लगी होती और बच्चे बैठे होते हैं। फिर आप ये DHA वाले एरियाज़ में देख लें, ये जो आपके अमीर माँ बाप के बच्चे हैं ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गरीबों को रोनते हुए जा रहे होते हैं। फिर आप अपने दूसरे देख लें, हर बंदा इस तरह घुस रहा होता है ट्रैफिक के अंदर, उसको ना ज़िंदगी का विजन होता है, ना उसको सड़क पे आगे अपने चंद फुट के आगे का विजन उसे पता नहीं होता कि मैंने कैसे गाड़ी चलानी है, मैंने किसी पैदल चलते हुए को रास्ता देना है। वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता, उसमें इतना दिल भी नहीं होता कि वो अगले को रास्ता ही दे दे। एक बुढ़ी अम्मा जा रही है तो उसको हम रास्ता प्रोवाइड कर दें। फिर हमारी जितनी 2 नंबरियां हम अपनी लेन देन में करते हैं, फिर हम अपने जो हमारी फैसला साजी है, फिर हम अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत करते हैं, फिर हम जिस तरह अपने हुक्मरानों को चुनते हैं, हमारे ये सारे स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि हम बिल्कुल गिर चुके हैं बुरी तरह से। और फिर 2 नंबर तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हर बंदा शॉर्टकट में लगा हुआ है। ये क्यों दुनिया में और किसी मुल्क में नहीं होता कि इतने ज्यादा एक मुल्क में भिखारी हो कि आप एक जगह पर कोई चीज लेने के लिए जाएं तो 40-40 भिखारियों का आपको सामना करना पड़ता है। इसमें एक तो स्टेट ने कोई मौका नहीं दिया लोगों को, और दूसरा लोग खुद भी कोशिश नहीं करते यार हम कोई साफ तरीके से अपना रोजगार कमाने की कोशिश करें, किसी होटल में जॉब ढूंढ लें, कोई ड्राइविंग की जॉब ढूंढ लें, या किसी जगह पर कोई भी थोड़े से पैसे ले लें। लेकिन नहीं जी, बगैर एफर्ट किए मांगना उनको कबूल है। और इसी तरह आप देख लें, आंटियां जो ड्रामास देखती हैं, सारा दिन टीवी से चिपकी रहती हैं या मोबाइल फोन्स, वो इस तरह के ड्रामास देख रही हैं जो उनकी गिरती हुई सोच को और तेज करती हैं, वो और उसको बढ़ावा देती हैं और उनकी सोच आगे नहीं जा पाती। और फिर इसलिए हम देखते हैं सास बहू के झगड़े, जो हम ड्रामास देखते हैं वही हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं। मतलब हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने पर लगा हुआ है, सास बहू की, बहू सास की, घरों में हमने लड़ाइयां डलवा दी हुई हैं ये ड्रामास देख देख के। और अपने ये जो पैथेटिक हमारे बिहेवियर्स हैं, ठीक है कभी बात हुआ करती थी, सास बहू में एक दुश्मनी हमेशा से रही है, लेकिन आजकल जो ड्रामाज ने हमें सिखा दिया कि क्या करना है आपने अपने घर वालों के साथ, कैसी कैसी साजिशें खेलनी हैं, ये हमारी सोशो इकनॉमिक कोलैप्स का मुंह बोलता सबूत है। और इसी बारे में बात की है साहिल अदीम ने, जिससे मैं किसी हद तक तो जरूर एग्री करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से एग्री नहीं करता कि 95% औरतें जाहिल हैं और मर्द सिर्फ 25% जाहिल हैं। यहाँ पे रेशो मर्दों की भी बहुत बड़ी है जो जहालत के बड़े लेवल से गुजर रही है, और यहाँ पर मर्द भी कोई आप देखें कोई बड़े कोई स्पेशल नहीं है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सस्ती आइसक्रीमों वाली शॉप्स होती हैं और वहाँ पे लड़के ऐसे आइसक्रीमें खा रहे होते हैं जैसे बंदरों की तरह, जैसे कभी उनको जिंदगी में आइसक्रीम नहीं नसीब हुई। तो ये एज ग्रुप जिसको टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए था, जिसको जॉब्स करनी चाहिए थी, जिसको मुल्क के लिए कोई विजन लेके आगे चलना चाहिए था, जिसको हायर स्टडीज का कुछ सोचना चाहिए था, वो आइसक्रीमों के पीछे पड़ी हुई है और ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आइसक्रीम कभी नसीब ही नहीं होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ दोनों जेंडर्स की, मैं दोनों जेंडर्स की बात करता हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ कोई लाइट जाती है तो लोग फौरन, अगर लड़कों की बात करें तो
वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं किसी साथ वाले खोखे पे, साथ वो एक जिसे कहते हैं ना वो पेप्सी की बोतल ले लेंगे, और आपकी जो खवातीन है वो या तो घर में वो मोबाइल पे ड्रामे लगा लेंगी या फिर अपने भाई को या अपने मियाँ को कहेंगी जी हमें आइसक्रीम वाले पार्लर में ले जाओ। ये हमारी कौम का कुल स्टैंडर्ड रह गया है। टोटल स्टैंडर्ड ये है कि रात को हमने आइसक्रीम खानी है और दूसरों की बुराइयां करनी हैं। तो यहाँ पर साहिल अदीम साहब से मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव दुरुस्त कर सकते थे। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन सिर्फ औरतों पर ही डाल देना कि औरतें ही सारी तबाही की जिम्मेदार हैं, नहीं। इस वक्त इसमें हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं और हुक्मरान ज़्यादातर मर्द ही हैं। आप उनका भी लेवल देख लें वो क्या लोग हैं, और आप औरतों की भी बात बेशक करें। इस पे बिल्कुल ज़रूर बात करनी बनती है कि जो ड्रामों ने हमारी औरतों का हाल किया हुआ है, जो ज़हनी पसमानदगी का वो शिकार हैं, वो उसमें आपके कंटेंट का बहुत बड़ा कमाल है और वो उसको कंज्यूम करती हैं। लेकिन इसमें ये ना कहें कि मर्द बड़े लेवल के हैं। और दूसरी तरफ ये जो अज़बा अब्दुल्ला थी, ये भी इनका भी तरीका दुरुस्त हो सकता था अपनी बात को कन्वे करने का, वो उसको बेहतर अंदाज में क्रिटिसाइज़ कर सकती थी। बट क्या करें, इस मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी इन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं, इन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं। और देखें हर कोई अपनी अपनी साइड ले रहा है। इस तरह नज़र आता है कि आपकी सोसाइटी किस तरह पोलराइजेशन का शिकार है। कुछ लोग अज़बा अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं, वो दूसरी तरफ की गलत चीज़ देखने को तैयार ही नहीं है, और कुछ लोग साहिल अदीम की तरफ खड़े हैं और वो ऐसे खड़े हैं कि वो सिर्फ दूसरी साइड को कह रहे हैं गलत है गलत है। हर साइड अपने आप को 100% दुरुस्त करार दे रही है और दूसरे को गलत कह रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई होती है वो हमेशा कहीं बीच में होती है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन दोनों में कौन दुरुस्त था, अज़बा अब्दुल्ला या साहिल अदीम। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।